क्वेश्चन लिखिए सबको आज। क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से निकलकर अपने घर से निकलकर 5 मीटर पूरब चलता है। 5 मीटर पूरब चलता है। उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चलता है। और लड़का रुक जाता है। 12 मीटर चलता है और लड़का रुक जाता है। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से निकल करके 5 मीटर पूरब चलता है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि डायरेक्शन और डायग्राम बना लीजिए। देखिए बालक इधर, ये जानते हैं कि वाला नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ, ये वाला ईस्ट, ये वाला। पहले 5 मीटर किधर, जैसे देखिए जहाँ से, जैसे मान लीजिए कहे कि स्कूल से चलता है, चाहे घर चलता है, चाहे ऑफिस चलता है, तो हमेशा मानिएगा ना कि इसका ऑफिस या घर कहाँ पर है, मूल बिंदु पर। हमेशा जहाँ चलेगा ना तो उसको मूल बिंदु पर मान लीजिएगा। जैसे घर चल रहा है तो घर को कहाँ मान लेंगे, मूल बिंदु पर। अब कह रहा है कि घर से 5 मीटर पूरब जाता है, तो देखिए तो पूरब इधर ना है, तो पहले 5 मीटर इधर जाएगा। अब फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर कितने है, मान लेते हैं कि यहाँ तक ले आता है 5 मीटर, और फिर इसके बाद उत्तर चल जाता है कितना, 12 मीटर। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो देखिए तो दूरी कितना तय किया है, दूरी बराबर ओ ए प्लस ए बी बराबर 5 मीटर प्लस 12 मीटर बराबर, दूरी तो निकल गया। लेकिन विस्थापन होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो पॉइंट ओ और पॉइंट बी के शॉर्टकट है ना होगा। अब देखिए तो एगो समकोण त्रिभुज बना, इसमें ई वाला ए ही ना विस्थापन होगा जी। तो विस्थापन बराबर समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण त्रिभुज वो भी कर्ण के काम कर रहा है ना। निकाल लेंगे विस्थापन ओ बी बराबर √अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी बराबर √अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 169 आता है। अब बताया था ना कि हमेशा जो है केवल एक स्थिति को छोड़ के हर स्थिति में विस्थापन दूरी से कम आता है। नहीं, देखिए विस्थापन कम है कि नहीं, दूरी 17 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। पहले क्वेश्चन लिखिए उसके बाद उतारिएगा। क्वेश्चन है कि एक धावक कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकेंड में पूरा करता है। 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है।
पूरा कर लेता है तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा? इसका विस्थापन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धावक है जो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर कैसे सेकंड में लगाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं और उस पथ का त्रिज्या ले लेते हैं हम लोग आर। चलिए मान लेते हैं कि पॉइंट ए से इधरों आर हो जाएगा, ये वाला भी, ये भी आर हो जाएगा। तो केंद्र का नाम देते हो। मान लेते हैं कि पॉइंट ए से चलना शुरू किया है, एक चक्कर 40 सेकंड पूरा करता है ना। यही क्वेश्चन पूछा था कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसे एक चक्कर लगाया तो फिर यहीं पर आ गया ना, 40 सेकंड कहानी खत्म। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा 80 सेकंड, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा 120 सेकंड, तो 2 मिनट तक खत्म हो गया, खाली 20 सेकंड बचा ना। तो 20 सेकंड बाद पूरा लगाएगा कि यहाँ पर आएगा, तो 20 सेकंड के बाद यहीं पर पहुंचेगा ना। तो विस्थापन है खाली क्या होगा, यही बनाना था उसका सोच के। विस्थापन बराबर 2r था ना। क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। समझे? अब कभी भी नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ना कि आप इस पर चक्कर लगा रहे हैं, आपके पास समय है 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब कि 140 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक चक्कर, 80 सेकंड में 2 चक्कर, 120 सेकंड में। अब कितना बचल है? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद यहीं पर पहुंचेगा ना। अब विस्थापन की परिभाषा क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के सबसे, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की छोटका दूरी यही ना है, त्रिज्या आर, ये वाला भी आर। आर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से निकलकर, उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह पश्चिम दिशा में मुड़कर, 10 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी, हाँ दोनों 10 मीटर है। तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, राजीव अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर 17 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा की ओर 17 मीटर चलता है। राजीव अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर 17 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर, पुनः 17 मीटर चलता है। तो राजीव द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। तो राजीव द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें।
चलिए आज सबको लिखिए, अगला टॉपिक है, टॉपिक है आपका चाल। चाल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। देखिए चाल होता क्या है कि कोई भी वस्तु 1 सेकंड में किसी भी दिशा में, कोई भी वस्तु 1 सेकंड में किसी भी दिशा में जितना दूरी तय करता है वही उसका चाल कहलाता है। यानी कि चाल का गणना जो है प्रति सेकंड के हिसाब से किया जाता है, प्रति सेकंड के। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है उस 30 सेकंड में s दूरी तय करता है, मान लेते हैं कि 30 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 1/s/t, s/t ना जी। हम परिभाषा क्या बोल रहे कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, चाल बराबर दूरी है बटा में। परिभाषा याद रखिएगा, कैसे कि इसका जो फॉर्मूला जो डिराइव होता है ना, तो फॉर्मूला परिभाषा से ही डिराइव होता है। और कई बार क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है परिभाषा से ही बनता है। जैसे इसका न्यूमेरिकल परिभाषा से आराम से बनाया जा सकता है कि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना कि मान लीजिए कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी तय करता है और उसको समय लगता है 2 सेकंड, तो चाल ज्ञात करें तो दूरी बटा समय लिख देते हैं डायरेक्ट से, तो आ जाता है 2 पॉइंट। ऐसे ही बनाया जा सकता है कि 2 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में 5 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, 5 बटा नहीं, तो वहीं से आ जाता है। मेन परिभाषा है इसका। तो परिभाषा लिखिए तो, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को, किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहता है, सॉरी चाल कहते हैं। किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, माना कि 30 सेकंड में वस्तु, माना कि 30 सेकंड में वस्तु d दूरी तय करती है, माना कि 30 सेकंड में वस्तु d दूरी तय करती है, इसलिए एक साइन दीजिएगा नीचे। इसलिए 1 सेकंड में वस्तु एक सेकंड में वस्तु d/t दूरी तय करेगी। इसलिए 1 सेकंड में वस्तु d/t दूरी तय करेगी। जैसे 30 सेकंड में d दूरी, तो 1 सेकंड में d/t दूरी, इसलिए लिख देंगे, इसलिए चाल बराबर d/t, जहाँ पर आपका d क्या है, दूरी है, और t आपका समय। हम लोग चाल को s से लिख देते हैं, s बराबर d/t। कभी कभी देखिएगा कि अलग अलग चीज, कभी कभी चाल के लिए देखिएगा कि भी का प्रयोग किया जाता है, तो भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने ऊपर है, मानने के ऊपर। भी ही लिख लीजिए, सबसे अच्छा इसका सिंबल भी ही रहेगा, क्योंकि जो वेग का परिमाण होता है ना, उसको भी हम लोग चाल कहते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी सदिश राशि का हम लोग परिमाण निकालते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, वो अदिश राशि होता है।
जैसे चाल और वेग का परिभाषा एक ही जैसा होता है, लेकिन चाल और वेग के डिफिनेशन में फर्क क्या होता है कि जैसे किसी भी दिशा में 1 सेकंड में तय की दूरी होती है और वो जो है किसी निश्चित दिशा में होती है वेग में, तो उसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन। लेकिन यदि वेग के परिमाण निकाल लिया जाए, वेग सदिश राशि हो जाता है, उसका परिमाण निकाल लिया जाता है, परिमाण में कोई डायरेक्शन, तो वो चाले हो जाता है। तो वह परिभाषा होता है कि वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए इतना, इसके बाद लिखिएगा कि चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा बीमा L3 इनवर्स होता है, जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा बीमा L3 इनवर्स होता है, बीमा L3 इनवर्स होता है। तो उस सब जैसे निकालेंगे थोड़ी है, देखिए यहीं से हम निकाल सकते हैं। जैसे चाल बराबर फॉर्मूला हो दूरी बटा समय ना, तो इसका दूरी का मात्रक रख दीजिए मीटर और समय का मात्रक, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना। और यदि आपको निकालना हो, इसका बीमा निकालना हो, तो बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए दूरी का बीमा होता है L और समय का बीमा होता है T, तो ऊपर जाएगा तो L3। तो यहीं से फार्मूले से निकाला जाता है सब, बीमा मात्रक हमेशा फार्मूला याद रहेगा तो बीमा भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और परिभाषा लिख लीजिए इसका चाल का, लिखिए वेग के परिमाण को, वेग के परिमाण को, वेग के परिमाण को भी चाल कहते हैं, वेग के परिमाण को भी चाल कहते हैं। अब लिखिए कि वेग आखिर होता कोई चीज है, तो अगला टॉपिक लिखिए वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। देखिए जैसे ये भी उसी के जैसा होता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, लेकिन इसमें दूरी जो है निश्चित जब होती है तो दूरी नहीं रहती, वो विस्थापन हो जाती है। क्योंकि दूरी जब निश्चित हो तो वह दूरी के नाम से नहीं जाना जाता है, विस्थापन के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित दूरी बोलिए और चाहे विस्थापन बोलिए। लिखिए किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, माना कि 30 सेकंड में, माना कि 30 सेकंड में इस विस्थापन, माना कि 30 सेकंड में इस विस्थापन, x भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेकंड में क्या होगा, अब बोल रहे हैं कि एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। इसलिए वेग बराबर हो जाएगा s बटा t। कभी कभी देखिएगा s की जगह पे x लिखा रहता है, किसी विस्थापन को हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हो जाता है आपका वेग बराबर विस्थापन
और बटा में समय, यानी कि v बराबर a/t। लेकिन यह सदिश राशि होता है वेग, तो एक और काम इसको कर लीजिएगा, पहले इतना लिख लीजिए उसके बाद लिखाते हैं सदिश रूप में। नोट कर लिए इतना? तो इसके बाद नीचे लिखिए वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तथा बीमा LT इनवर्स होता है, तथा बीमा LT इनवर्स होता है, LT इनवर्स होता है। अब देखिए चूंकि सदिश राशि है तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर v, नीचे लिख लीजिएगा वेक्टर v बराबर वेक्टर a सब बच्चा में t, वेक्टर t नहीं क्योंकि समय अदिश राशि होता है, एरो का साइन उसी के ऊपर दिया जाता है जो सदिश राशि होता है। जैसे विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन के ऊपर एरो दे सकते हैं, वेग भी सदिश राशि तो उसके ऊपर भी एरो, समय के ऊपर नहीं दे सकते हैं। दो अदिशों का भिन्न भाग पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, क्योंकि आपको सदिश के गुणनफल पढ़ाया, जोड़ पढ़ाया, घटाव पढ़ाया, लेकिन भाग पढ़ाया है नहीं पढ़ाया। यानी कि किसी भी वेक्टर में आप वेक्टर से भाग, वेक्टर बटा वेक्टर यदि पूछा जाए तो बोलिएगा कि अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड है, अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया, ठीक ना, अनडिफाइंड। यहाँ तो सदिश राशि है, सदिश में कोई चीज भाग, सदिश का अदिश से परिभाषा है, जिससे मान लीजिए कि आप कहीं लिखे होंगे कि 2i कैप, तो 2i कैप तो सदिश राशि पूरा, इसमें 3 से भाग दिए होंगे तो ऐसे लिखे होंगे ना कि 2/3i कैप, तो सदिश को अदिश से भागा देते हैं ना तो सदिश राशि आता है। क्योंकि देखिए ऊपर ला 2i कैप पूरा सदिश है, ऐसे में भाग दे रहे 3 से तो अदिश है, तो सदिश बटा अदिश बराबर सदिश, लेकिन सदिश बटा सदिश बराबर अनडिफ, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, वो वाला फॉर्मूला हो गया ना। चलिए इसके बाद लिखिए प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग टॉपिक, जैसे वेग भी 2 प्रकार के इसका होता है। हाँ, प्रारंभिक वेग अंग्रेजी होता है इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए प्रारंभिक वेग होता क्या है कि कोई भी वस्तु जहाँ जिस वेग से चलना प्रारंभ करता है, कोई भी वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ, वही उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहलाता है। लेकिन यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में होता है, विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, तो हमेशा उसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे, क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन चलना शुरू कर रहा है, तो जनरली स्टेशन पर ट्रेन क्या रहता है, जनरली रुकल ही रहता है, चाहे बस स्टैंड से बस चलना शुरू करता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाएगा। घर से कोई आदमी चलना शुरू कर रहा है, प्रारंभिक वेग, हाँ, घर से या स्कूल से या कॉलेज से ये सब कहता है ना, तो हमेशा प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो इसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से चलना शुरू कर रहा है। तो लिखिए था, कोई वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करता है, कोई वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करता है, कोई वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करता है, उसी वेग को उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहते हैं। कोई वस्तु जिस वेग से चलना प्रारंभ करता है,
उसी वेग को उस वस्तु का प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं। छोटा u लिखिएगा। प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं। u से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक तथा बीमा वेग के समान होता है। इसका एसआई मात्रक तथा बीमा वेग के समान होता है। वेग के समान होता है। यह भी एक सदिश राशि है। यह भी एक सदिश राशि है। जैसे एहू तो एगो वेग ही है। वो अलग बात है कि प्रारंभिक वेग है, लेकिन है कुछ वेग। एगो नोट लिख लीजिए। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, विराम की अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, या बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से तो उसके लिए प्रारंभिक वेग का मान हमेशा शून्य माना जाता है। तो उसके लिए प्रारंभिक वेग का मान हमेशा शून्य माना जाता है। तो उसके लिए प्रारंभिक वेग का मान हमेशा शून्य माना जाता है। ठीक ना। जब भी रुकल रहे, चलना शुरू करे, या बस स्टैंड चले, रेलवे स्टेशन लिख लो। अब अर्थात लिख लीजिए u बराबर 0, अर्थात u बराबर 0। अब लिखिए अंतिम वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल या टर्मिनल वेलोसिटी। फाइनल और टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे देखिए, जिस वेग से चलना शुरू करता है तो प्रारंभिक वेग होता है, लेकिन किसी वस्तु को ऐसा हो सकता है कि उसका वेग समय के साथ बदल रहा हो। जैसे 1 सेकंड के बाद उसका वेग कुछ और हो, 2 सेकंड के बाद। जैसे कैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो शुरू में थोड़ा स्लो चलाते हैं, धीरे धीरे स्पीड पकड़ते चल जाते हैं, तो कुछ समय बाद जो वेग होता है वही होता है अंतिम वेग। या यह भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम गाड़ी चलाना शुरू किए, अब 10 सेकंड बाद मेरा स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, उसी से हम अब चल रहे हैं, न बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो उसको अंतिम वेग कहा जा सकता है। लेकिन यदि कोई वस्तु ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगाएगा तो रुक जाएगा, तो उसका अंतिम वेग 0 माना जाता है। कब? जब रुकेगा तब। तो लिखिए अंतिम वेग परिभाषा। जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है, तो कुछ समय के बाद वस्तु का जो वेग होता है, कुछ समय के बाद वस्तु का जो वेग होता है, वस्तु का जो वेग होता है उसे अंतिम वेग कहते हैं। उसे अंतिम वेग कहते हैं। हाँ, पैराग्राफ चेंज। अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं। अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं। भी से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक तथा बीमा वेग के समान होता है।
इसका SI मात्रक तथा बीमा वेग के समान होता है, वेग के समान होता है। यह भी एक सदिश राशि है, यह भी एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। एक नोट लिखिए, लिखिए जब कोई वस्तु चल रहा हो, जब कोई वस्तु चल रहा हो यानी कि गति कर रहा हो, जब कोई वस्तु चल रहा हो और वह अचानक रुक जाए, और वह अचानक रुक जाए, और वह अचानक रुक जाए, रुक जाए माने कि ब्रेक लगा दे, या मान ली कि अचानक कोई साइकिल वाला आ गया कार वाला के सामने, या अचानक कोई बच्चा आ गया, अचानक क्या लगा दी ब्रेक। हाँ रुक, क्या बोले हैं, रुक जाए, तो उसका अंतिम वेग हमेशा शून्य माना जाता है। तो उसका अंतिम वेग हमेशा शून्य माना जाता है। तो उसका अंतिम वेग हमेशा शून्य माना, हाँ तो उसका अंतिम वेग हमेशा शून्य माना जाता है, अर्थात v बराबर 0, अर्थात v बराबर 0।